गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना सर, उसका नाम पता है सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में एकदम महा इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट से भी बड़ा होता है ना, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर के आए आपके सामने। यानी कहने का सेंस पता है क्या कि सेम टू सेम यही सब सवाल अब की बार आपके एग्जाम में चमकने वाला है सर, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं सर हम लोग सीधे क्लास की तरफ, क्योंकि सर ठंडी बढ़ गया और ठंडी में बढ़ गया ना तो खूब अंडा खा के तुम लोग रजाई में घुस के पढ़ते रहना। ठीक है सर, आइए कहता है क्या, थोड़ी सी हम लोग आते हैं पहला सवाल की तरफ। और एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं सर, हमने सामाजिक विज्ञान में हमने बहुत सारी क्लासेस लिया है। ठीक है, तो वो सब सारे क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है सर, वहां पे जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं। तभी तो रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार ज्वालामुखी फटेगा सर, और अब की बार 482 पे से भी पार चमकेगा सर। आइएगा, कहता है क्या, एक नंबर सवाल, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है क्या कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का हाँ आ जाना सर, अब थोड़ी सी आना अच्छा लगेगा। कहता है क्या, थोड़ी सी इसको हम बड़ा कर देते हैं सर, वरना मजा नहीं आएगा। बड़ा करेंगे तभी तो मजा आएगा सर। आइएगा, कहता है क्या कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय को लिखे। अच्छा, बिहार जो इतना पिछड़ापन है उसको दूर करने का उपाय बताइए कि बिहार हमारा पिछड़ापन से दूर कैसे होगा, इसका कौन कौन सा उपाय है, हमको यही बताना है। ठीक है सर, आ जाना, थोड़ी सी शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता है क्या सर कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का निम्न उपाय है, मतलब बहुत सारे उपाय है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का बहुत सारा उपाय है सर। ठीक है, आ जाना, उपाय नंबर 1 में जनसंख्या पर नियंत्रण। सबसे पहले बिहार के लोग जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करता है, मार रहा है धक्का धक, 2 3 4 5। अरे भाई, जनसंख्या बढ़ी तो बेरोजगार बढ़वे नु करी रे भाई। हाँ, तो यही बात है सर, तुम लोग पक्का जनसंख्या पर नियंत्रण रखना। ठीक है, वरना तुम लोग है सबके चक्कर में जनसंख्या पर नियंत्रण मत रखना। ठीक है, आओ तुम लोग रखोगे ना सर, वादा करो हमसे आना, हम तो पक्का रखेंगे। कहता है जनसंख्या पर नियंत्रण रखना है। दूसरी बात क्या सर, कृषि का तेजी से विकास कराना। बिहार का जो कृषि है ना सर, वो बिहार के अधिकांशतः लोग कृषि पे निर्भर है, और बिहार का जो कृषि है ना सर, वो बड़ा ही मतलब अजीब गरीब कृषि है। बिहार की कृषि का कोई महत्व ही नहीं है सर। अगर पंजाब चले जाओगे ना तो पंजाब का किसान को देखोगे ना सर, तो पंजाब के किसान के घर के पास नु एगो फॉर्च्यूनर लगल रहेगा। अब बिहार में ना वो विधायक के घर के पास फॉर्च्यूनर लगल रहता है सर, और किसान के घर के पास क्या लगा रहता है, बैल बंधा हुआ रहता है सर। बिहार की ये हालत है, किसान का बेटा किसाने बने सकता है सर, आपको इस बात को पता है। डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, एक डीएम चाहता है कि मेरा बेटा डीएम बने, एक एसपी चाहता है कि मेरा बेटा एसपी बने, एक विधायक चाहता है कि मेरा बेटा विधायक बने, एक मुख्यमंत्री चाहता है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक किसान नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने। नहीं चाहता है सर। ये बिहार का ठेला चलाने वाला लोग नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ठेला चलाने वाला बने। क्यों? क्योंकि ये सबका बिहार में कोई इज्जत ही नहीं सर, कहीं पे भी इज्जत नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि भारत जो वो कृषि प्रधान देश है, और किसानों को मतलब ऋण तीन इतना ज़्यादा मतलब तंग किया जाता है ना सर हर एक चीज़ों में, कि मतलब बिहार के किसान और अब भारत की कहीं का भी किसान जो होता है ना, वो ऐसा ही तंग हो जाते हैं। देख रहा था किसान आंदोलन चल रहा था सर, तो पंजाब और हरियाणा के लोग कितने कस के डटे हुए थे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान होते हैं ना सर, वो बड़ा ही मेहनत से काम करते हैं। हाँ, और उनका बेटा ना लंदन में पढ़ता है सर, और बिहार के किसान का बेटा ना सर डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं पढ़ पाता है, 5 महीना पढ़ा, 6 महीना पढ़ा, फिर वरना वापस घर चलाता है। क्यों? क्योंकि सर पैसा ही नहीं आता है सर, बिहार के किसानों लोगों के पास पैसा का आमदनी नहीं है। ठीक है, आ जाना, तो क्या बोलता है सर, पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना, दूसरा कृषि का तेजी से विकास कराना। बिहार के कृषि का जो है सर वो तेजी से विकास करना। ठीक है, फिर क्या कहता है 3 नंबर में कि बाढ़ पर नियंत्रण करना। बाढ़ जो आता है ना सर, बाढ़ आया, धान गल गया, इधर देख चले जाओ, इधर देखो पूर्णिया, उधर चले जाओ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, दरभंगा, ये सब का जो धान होता है ना सर, वो आधा ऐसा ही बाढ़ में गल जाता है, बाढ़ में दहा जाता है धान। तो उधर मतलब इतना अच्छी तरीका से हो ही नहीं पाता है, तो क्या उधर का किसान
अच्छा से खाना खाएगा सर जी? नहीं खा पाता है, क्योंकि धान बोने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है सर, उधर ऐसा ही धान दहा जाता है। ठीक है, तो ये बोलता है सर कि बाढ़ पर नियंत्रण करना, अच्छा नल पुलिया बनाओ। ठीक है, फिर कहता है सर 4 नंबर क्या, उद्योग का विकास करना, बिहार में 1 2 उद्योग लगा दीजिए, 10 12 गो, कहानी खत्म हो गया, तुरंत चल जाएगा, मतलब तुरंत बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। कहता है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, बिहार में स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। हाँ, कहेगा सर गाड़ी जा रहा है उन्हें से, बाहर बोतल दारू जा रहा है उन्हें से बैग में, कह रहा सर 500 लीजिए ना, जाओ। इन्हें से ठेल देगा सर, इन्हें से 500 ढुका लेगा। बिहार की प्रशासन का ये हाल है। ठीक है, हाँ ना, तो ये बोलता है सर स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन चाहिए। तो हमने क्या बोला सर, हमने टोटल 5 पॉइंट आपको लिखाया। ठीक है, हमें बोला था क्या कि बिहार के, अरे भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया सर जी, रुक जा। हाँ, कहता है सर क्या कि बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय को लिखे। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का निम्न उपाय है। पहला उपाय है जनसंख्या पर नियंत्रण, दूसरा उपाय है कृषि का तेजी से विकास करना, तीसरा उपाय है सर बिहार का नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, चौथा क्या है सर उद्योगों का विकास करना, अगला क्या है सर स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। चलिए आते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग देख लेते हैं, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता है भूकंप क्या है, इससे बचने के किन्हीं 2 उपायों को उल्लेख करे। कहता है भूकंप क्या है, इससे बचने का किन्हीं 2 उपायों को क्या करना, उल्लेख करना है सर, बताना है। भूकंप क्या है, इसका 2 उपाय बताओ कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, कहता है क्या सर कि उत्तर है, कहता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को, पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। अचानक उत्पन्न कंपन को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, भूकंप कहते हैं। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला ये सब पे जो भी है ना सर, देखो ये समय ठंडी के दिन में ना वेपर आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा देखने में, लेकिन ऐसे मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लाइट लगा हुआ, तो इसकी टेम्परेचर से थोड़ा सा ये सूखता है। ठीक है, कहता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाओगे ना सर, तो अचानक जो है ना वो कंपन उत्पन्न होगा। जब वो अचानक कंपन उत्पन्न होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब आना, कहता है इसके बचाव हेतु निम्न उपाय है। कहता है इसके बचाव को उपाय लिखे। ठीक है, इसका 2 उपाय लिखे। तो इसका 2 उपाय नहीं, बहुत सारे इसका उपाय है। ठीक है, 1 नंबर इसका उपाय में आना, 1 नंबर इसके उपाय में आना सर, 1 नंबर इसके उपाय में आना। ठीक है, 1 नंबर इसके उपाय में आना सर। 1 नंबर उपाय क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है भूकंप के दौरान खुले मैदानों के क्षेत्रों में रहना चाहिए। जब भूकंप आता है ना, बिहार में भूकंप आया था, पता है क्या, जब हम बहुत बच्चे थे, शायद मेरे याद में तो लग रहा है नहीं आया है। भूकंप जब आता है ना सर, तो डोलता है धरती से, करता है एले ले ले एले ले। हाँ, जब ऐसे डोलेगा ना धरती सर, तो ऐसे केस में मकान गिर जाता है। तो मकान गिर जाता है तो आपको खुली मैदानों में चले जाना चाहिए, खुली मैदानों में चले जाना चाहिए, क्योंकि जब खुली मैदानों में चले जाएगा तो वहाँ पर कुछ गिरवे नहीं करेगा। हाँ, तो ये बोलता है सर क्या कि भूकंप के दौरान खुली मैदानों के क्षेत्रों में रहना चाहिए। 2 नंबर में क्या कहता है, भूकंप क्षेत्रों में भूकंप निरोधी मकानों का निर्माण करनी चाहिए, किया जाना चाहिए। मतलब भूकंप जहां लगता है कि वहां पे हमेशा भूकंप आता रहता है, तो वहां पे भूकंप निरोधी मकानों का निर्माण करनी चाहिए। मतलब ऐसे मकान का निर्माण करने चाहिए जो भूकंप से लड़ सके, ऐसे मकानों का निर्माण करने चाहिए जो भूकंप से लड़ सके सर। ठीक है, आना, जैसे कोरोना आया, तो कोरोना के केस में ऐसे वायरस, कोरोना एक वायरस था, तो ऐसे एंटीवायरस का निर्माण करो जो कोरोना से लड़ सके। तो आ गया सर, लगा लो वैक्सीन। कहता है सर कि भूकंप के दौरान खुली मैदान के क्षेत्रों में रहना चाहिए। फिर ये बात रिपीट हो गया सर, आना। अच्छा, हमें बोला था 2 गो, हम 3 गो लिखा दे रहे हैं। ठीक है, कहता है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए। जब भूकंप आता है ना सर, तो जब भूकंप आता है तो वहाँ पे उस एरिया में सरकार के द्वारा उस वहाँ के लोगों को, मतलब सरकार के द्वारा कुछ ऐसा चीज़ बना देना चाहिए जिससे राहत मिल सके वहाँ के लोगों को, जो अपना घर से बाहर रहे और मतलब भूकंप से बच सके और अच्छी तरीके से जीवन जी सके। ठीक है, आना, तो ये बोलता सर कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा राहत कार्य की क्या किया जाना चाहिए। सरकार या फिर गैर सरकारी जो उद्योगपति है सर, ऐसे लोगों के द्वारा मतलब आम नागरिक को थोड़ी सी सुविधा दिए जाना चाहिए। तो हमने पहला क्या लिखा है कि भूकंप के दौरान खुली मैदानों के क्षेत्रों में रहनी चाहिए। दूसरा मैंने क्या लिखा है, भूकंप, मेरे साथ बोलो, नहीं बोलेगा ना तो खोपड़िया खोल देंगे। कहता है भूकंप क्षेत्रों में भूकंप निरोधी मकानों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला कहता है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए।
चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर हम लोग कितना की तरफ आते हैं, 4 नंबर की तरफ आते हैं। रुक जाओ रे, 2 नंबर हो गया ना, 3 नंबर सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। ये 3 नंबर सवाल है, ठीक है, आ जाना। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, चलो आ जाना सर। थोड़ी सी देखो, ये ज़्यादा लंबा तागड़ा लग रहा है क्वेश्चन है, ठीक है। अरे भाई ये तो गजब का क्वेश्चन है सर। चलो अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये सब जो हम पीडीएफ दे रहे हैं ना सर, ये सब जो हम क्लास ले रहे हैं ना, इसका आपको पीडीएफ भी मिलता है। पता है इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है? जो लोग यहाँ से उतार नहीं पाते हैं ना, तो उसके लिए पीडीएफ की सुविधा है। कहाँ पे मिलेगा पता है? प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा सर। कौन भाग गया रे? ये तो भाग गया, हाँ कहाँ भाग गया, आ जाना। तो ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा सर, ठीक है। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या मिलेगा ना, किसका पीडीएफ आपको मिलता है, ठीक है। किसका पीडीएफ मिलता है? इसका पीडीएफ आपको मिलता है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सर आपको लगेगा 99 रुपया, जहां पे आपको मिलेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का फुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको मात्र 99 रुपये में। अगर आपको ये प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना है सर, तो आप यहाँ पे आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको यही नंबर पे 99 रुपया पे कर देना है, चाहे पे फोन चाहे पेटीएम से। और इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा और आपको पिछला पीडीएफ जितना सबके पास भेजा गया होगा वो सारे पीडीएफ आपके पास भी भेज दिया जाएगा, फिर आपको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि इस ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, आपके पास पीडीएफ जाएगा तो मेरा नंबर बन करके जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये ग्रुप नहीं है सर, ये बल्कि ब्रास्केट के थ्रू ये पीडीएफ भेजा जाता है, ठीक है सर। अब दूसरी बात ये है ना कि जो लोग अगर यहाँ पे ग्रुप में, जैसे कि सपोज मान लो कि एक चीज़ यहाँ पे और मिलने वाला है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा, तो इस बातें पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और ये नंबर पे कॉल करने के अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर कॉल कर दीजिएगा सर तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा आपको भी, ठीक है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ऑडियो कॉल। वीडियो कॉल थथना दिखा ले इसे मत कर देना, अच्छा हम तो बड़ा छुत्तल है, अच्छा मत करना, ठीक है। इस पे वीडियो कॉल मत करना, ऑडियो कॉल करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, रिप्लाई मिल जाएगा। ज़्यादा मैसेज भी करने की कोशिश मत करना सर, क्योंकि देखो सबका रिप्लाई दे इतना संभव नहीं। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना तो आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा सर। पेमेंट भेजिएगा ना तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना सर, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की दुनिया में। क्या कहता है क्वेश्चंस, थोड़ी सी गौर करना। ये तो बड़ा लफड़ा वाला बात हो गया सर। हाँ आना कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। अब ये भाग गया कहाँ, तो कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता है क्या सर कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो कहता है सर कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, वहाँ के लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कार्य करती है, आधार पर कार्य करती है। हमने क्या बोला है सर कि मानव विकास आयोग क्या है सर, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो कहता है सर क्या कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, किस कार्यक्रम द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, वहाँ के लोगों की शैक्षिक स्तर, कौमा उनकी स्वास्थ्य स्थिति, कौमा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कार्य करती है, उसी को क्या कहते हैं सर? मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है सर? तो मानव विकास रिपोर्ट बोले ना तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, वहाँ के लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कार्य करती है। देखो मानव विकास रिपोर्ट जो है ना सर, इसका कार्य करने का बड़ा ही अलग तरीका है। ये जो कार्य करता है तो बड़ा ही अलग तरीका से कार्य करता है सर। जब ये कार्य करता है ना सर तो आम नागरिक तो बहुत अच्छी तरीका से उनकी फायदा को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसमें कोई मतलब दो नंबर काम होता ही नहीं सर। बड़ा ही मतलब निष्पक्ष रूप से ये काम होता है, ठीक है। आना कहता है क्या सर
सर कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये जो है संयोजित, ये जो प्रकाशित किया गया है सर, वो किसके द्वारा किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, वहाँ के लोगों के शैक्षिक स्तर, वहाँ के विभिन्न देशों की तुलना, वहाँ के लोगों के शैक्षिक स्तर, ठीक है, शिक्षिक स्तर, ठीक है, शैक्षिक मतलब शिक्षा का स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति मतलब स्वास्थ्य की स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कार्य करती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कार्य करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारों, और एक बार मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, और सब भाई मिलकर के बोलेंगे सर, क्योंकि रिजल्ट की दुनिया में इतिहास लिखना है तो हम सबको एक साथ होना होगा और कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा सर, तभी रिजल्ट की दुनिया में इतिहास लिखाएगा। कहता है सर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, वहाँ के लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य, इनकी स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कार्य करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई कठिनाई, यहाँ तक कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारों। कहाँ गया सर? अब थोड़ी सी आना, देखो सर ये अब ये करने तो भाग गया सर, ये कहाँ तो भाग गया सर, भाग गया, ठीक है। आइएगा 4 नंबर सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा 4 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। 4 नंबर सवाल कहता है ना सर क्या कि बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। अच्छा, हमारे बीच जब बाढ़ आता है सर तो बाढ़ से कौन कौन सी हानि होता है, इसी को क्या करना है, वर्णन करना है सर। बाढ़ से होने वाली हानियों को क्या करें, वर्णन करें। कहाँ? बिहार में, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कि बिहार में बाढ़ से होने वाली हानियों को क्या करें, वर्णन करें। कहाँ? बिहार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सर, थोड़ी सी इस बात को समझना है कि बिहार में बाढ़ से होने वाली हानियों को वर्णन करें, तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। बिहार में बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है सर, ठीक है। बहुत सारी हानियाँ हैं, क्योंकि सर बिहार जो है ना, मतलब उधर उत्तरी बिहार का बात करोगे तो नेपाल उसको तंग करके रख देता है सर, इधर बात करोगे तो सर बिहार में सुखाड़े होते रहता है सर। देखो, अगर जब बिहार में कुछ जगह ऐसे है जहाँ बाढ़ आया हो रहता है और कुछ जगह ऐसे बिहार में जहाँ सुखाड़ आया हो रहता है। जैसे अगर बात करोगे ना सर, इधर मतलब बात करोगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो उधर ना बाढ़ आया हुआ रहेगा तो आपको नवादा गया तरफ सुखाड़ घोषित रहेगा, ठीक है सर। तो ये बिहार मतलब अजीबो है सर, इसीलिए तो कहा जाता है यूनिक है बिहार मेरा, है ना। आना कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि यहाँ पे लिख लेना, थोड़ी सी आप सवाल को सुधार लेना, यहाँ पे सवाल में कर लेना। अरे भाई तू काहे ने लिखा रहा है सर जी, यहाँ पे सवाल को सुधार कर लेना कि बिहार में बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें, ठीक है। तो लिखना नीचे में कि बाढ़ से होने वाली हानियाँ क्या है, निम्नलिखित है। बाढ़ से होने वाली हानियाँ क्या है, निम्नलिखित है। 1 नंबर में, बाढ़ के कारण उपजाऊ मृदा पर लंबे समय तक जल का जमाव हो जाते हैं। बाढ़ के ही कारण जो मिट्टी उपजाऊ है, जो मिट्टी में फसल होने वाला है, वो मिट्टी में बहुत दिनों तक जल का जमाव हो जाता है, तो उस पर बीज कैसे बोया जाएगा, इस बात को समझना है। बहुत ही गंभीर समस्या है सर। देखो क्या बोला सवाल बोला है ना सर, हमें सवाल क्या बोला है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल बोला है कि बाढ़ के कारण उपजाऊ मृदा पर लंबे समय तक जल का जमाव हो जाता है। अब सोचो, जब बाढ़ आता है ना सर, तो जो मिट्टी उपजाऊ है ना, उस मिट्टी पे ना जल का जमाव हो जाता है, तो किसान उस पर बीज कैसे बोएगा, उसमें पानी रहेगा तो बीज कैसे बोएगा, जरा बताओ तो भाई, नहीं बोएगा। तो ये सब बाढ़ के आने के कारण सब हानिए नु है जी। आइएगा 2 नंबर में, कहता है बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। जब बाढ़ आता है ना सर, तो पेड़ पौधे जो बाढ़ में डूब जाते हैं, वनस्पति जीव जंतु बाढ़ में डूब करके मर जाते हैं सर, ये सब बहुत ज़्यादा क्षति होता है, ठीक है। तो आना, तो ये सब जो है ना वो बाढ़ का हानि है, ठीक है। कहता है बाढ़ के कारण वनस्पति जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। हमने क्या बोला है कि बाढ़ के ही दौरान वनस्पति जीव जंतुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाढ़ के ही दौरान जीव जंतुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आइएगा 3 नंबर की तरफ सर। 3 नंबर में क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 3 नंबर में कहता है ना सर कि बाढ़ महामारी के कारण जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसी रोगों का क्या होता है सर, प्रकोप बढ़ जाता है। हमने क्या बोला सर, देखो ये सब जो रोग है ना, इसका प्रकोप बढ़ जाता है। कब? बाढ़, जब बाढ़ आता है ना सर, तो डेंगू इस सब का जो होता है ना, प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये बोलता है सर कि बाढ़ के
बाढ़ महामारी के कारण जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों का क्या होता है, प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब बाढ़ आता है ना सर, तो ये सब बीमारी की क्या होता है, प्रकोप बढ़ जाता है। तो जब आपके शहर में बाढ़ आता है तो ये सब बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहता है। कौन कौन बीमारी सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है बाढ़ महामारी के कारण जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों की प्रकोप बढ़ जाता है। गाँव में जरी बोलना न कि बाढ़ आ गया, मलेरिया हो तो बच कर रहिया, तो पता है गाँव के लोग क्या कहते हैं, तब तू एगो डॉक्टर हो लोग की ऐसे न सर, होता है ना। हाँ, तो ये बात है, ये है सर। हाँ, आना कहता है बाढ़ महामारी के कारण जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है सर। आइएगा 5-4 नंबर की तरफ। कहता है बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। जब बाढ़ आता है ना सर, तो बाढ़ के ही कारण सड़क जो होता है ना वो टूट जाता है, रेल मार्ग टूट जाता है, तो ट्रेन नहीं चलता है, बस नहीं चलता है सर। ये सब क्या है, बाढ़ का मतलब क्या है, हानि है। ठीक है, तो हमें यही बोला है सर, पहला हानि हमने क्या बोला, ये चौथा हानि है कि बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाता है। मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना सर। अच्छा, आप 5वां नंबर में आप बताना कि बाढ़ के कारण एक और हानि कौन सी होती है। 5 नंबर में आप शिद्दत से बता दीजिएगा कि बाढ़ के कारण एक और हानि कौन सी होती है। लेकिन इससे पहले आप ये बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना मेरे आरो की ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, फिर रिजल्ट की दुनिया में तो ज्वालामुखी चमकाइए देंगे सर। आना, तो हमने क्या बोला सर कि चौथा क्या है कि बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। बाढ़ महामारी के कारण जैसे बीमारियां जो होती है सर, वो मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। बाढ़ के ही दौरान ये सब जंतुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आना 3 नंबर की तरफ सर, 2 नंबर की तरफ। कहता है हाँ, 2 नंबर था, 1 नंबर की तरफ आना। कहता है बाढ़ के कारण उपजाऊ मृदा पर लंबे समय तक जल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण किसान बीज नहीं बो पाते। ये भी एक हानि है। ठीक है, आना आइएगा सर, हम लोग अब 5 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, कहता है ना 5 नंबर सवाल, थोड़ी सी गौर करना कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। हमारा भारतीय किसान यूनियन का जो मुख्य मांग था वो क्या क्या था। भारतीय किसान यूनियन जब आंदोलन कर रहे थे तो उनका मुख्य मांग क्या था, उसी को क्या करना है, बताना है। ठीक है सर, तो यही बोला गया है सर क्या कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, उसी को उनको क्या करना है, बताना है। तो कहता है सर कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी, है ना, निम्नलिखित थी। ठीक है, आ जाना। तो भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, निम्नलिखित थी। बहुत सारे मांग था। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन का ऐसे मुख्य रूप से जो किसान का अधिकार होता है वही मांग रहा था किसान के लोग। ठीक है, आना कहता है सर क्या कि 1 नंबर में कि गन्ना और गेहूं की सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी करना। देखो, गन्ना और गेहूं जो था ना वो बड़ा ही सस्ता मतलब बिक रहा था सर, तो किसान लोगों को कहना था कि गन्ना और गेहूं में ये सब में ज़्यादा मतलब क्या बोलता है इसको सर, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है तब जाकर के ये सब फसल होता है। तो ऐसे फसल में कम से कम आप थोड़ा सा कीमत को बढ़ाइए। लेकिन सरकार सुन नहीं रहा था, किसानों का मतलब लोन और ऊपर करता जा रहा था। तो किसान यूनियन का जो था ना नेता, उनका यही मांग था। उनका पहला मांग क्या था कि गन्ना और गेहूं की सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी कर दो। पहला मांग क्या था कि गन्ना और गेहूं के सरकारी मूल्यों में क्या कर देना, बढ़ोतरी कर देना। ठीक है, दूसरा मांग इनका क्या था कि कृषि संबंधित उत्पादकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगा रोक को हटाना। क्या होता था ना सर, जब कृषि होता था ना सर, तो अगर चाहते थे, अगर बिहार के लोग चाहते कि हम यूपी में जाकर के अपना फसल को बेचे, तो जाने नहीं दिया जाता था सर, वहाँ का रोक लगा हुआ था। बिहार में बिहार सरकार रोक लगाए था, यूपी में यूपी सरकार रोक लगाया हुआ था, झारखंड में उस टाइम झारखंड साथे में था, और फिर आपको अगर पंजाब, तो पंजाब सरकार रोक लगाया हुआ था। तो यहाँ के किसानों को थोड़ी सी घाटा हो जाती थी। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल जाता है ना सर, तो ऐसे केस में मूल्य में क्या होता है ना कि वृद्धि होता है। तो यही बात यहाँ था कि कृषि संबंधित उत्पादकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगा रोक को हटाना। हमने क्या बोला सर कि कृषि संबंधित उत्पादकों का
कहा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगा रोक को क्या करना, हटाना। हमने क्या बोला सर कि कृषि संबंधित उत्पादकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जो रोक लगा उसको क्या कर देना, हटा देना सर, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि कृषि संबंधित उत्पादकों का एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने पर लगा रोक को क्या कर देना, हटा देना। तो जो रोक लगा था उसे क्या कर देना, हटा देना। यही मांग था किसानों का। फिर तीसरा मांग था कि किसानों के कर्ज माफ करना। जब किसान का कर्ज जो था सर वो दुगना होते जा रहा था, ठीक है, और पूंजीपतियों का जो कर्ज था ना सर वो माफ होते जा रहा था, तो किसान तो पागल होगा ही ना सर। जिंदगी में अगर कोई मेहनत का रुपया खाता है ना सर, वो किसान खाता है, बड़ा ही शिद्दत और प्यार से पूरे परिवार मेहनत करता है सर, तब जाकर के धान और गेहूँ और सारे फसल उग पाता है सर। तो किसान की जो ना होता है ना वो आंसू कोई नहीं समझता है सर, ठीक है। आना कहता है क्या सर कि किसानों के कर्ज को माफ कर देना। तीसरा मांग उनका यह था किसान यूनियन का। चौथा मांग क्या था, किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना। अगर एक विधायक है सर तो उनका पेंशन मिलेगा, किसानों का पेंशन क्यों नहीं मिलेगा सर, है ना। तो किसानों का एक पेंशन मतलब कहा था कि किसानों का जो मूल रूप से किसान है उनकी एक पेंशन बनाओ। हाँ, अगर वो बूढ़े हो जाएंगे तो क्या करें, उनका भी एक पेंशन होनी चाहिए। किसान यूनियन का ये मांग था, ठीक है। फिर 5 नंबर में मांग था कि उचित दर पर गारंटी युक्त बिजली उपलब्ध कराना। क्या होता था ना सर कि मूल भी ज़्यादा लेता था, बिजली बिल भी ज़्यादा लेता था और उचित टाइम पे लाइन देता नहीं था सर। तो किसान लोग अपना खेत को पटा नहीं पाते थे, जिसके कारण उनकी फसल सही तरीक़ा से हो नहीं पाता था सर, क्योंकि फसल में टाइम टू टाइम पानी खोजता है और टाइम टू टाइम बिजली आता नहीं था, तो वहाँ के किसानों को लोगों को बहुत दिक्कत होता सर। तो यही बोला है सर कि एग्रीमेंट गारंटी युक्त बनाओ, एग्रीमेंट पेपर पर साइन करो कि टाइम टू टाइम बिजली देंगे और उचित बिजली बिल लेंगे, ठीक है। तो ये बोलता सर कि उचित दर पर गारंटी युक्त बिजली उपलब्ध कराना। उचित दर पर मतलब एक उचित पैसा पे गारंटी युक्त बिजली उपलब्ध कराना, ठीक है सर। आना तो हमने क्या बोला सर, एक नंबर में हमने क्या बोला है, एक नंबर में बोला है सर कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे कितनी निम्नलिखित थी, ठीक है। पहला क्या था सर, मांगे निम्नलिखित है। पहला नंबर में क्या सर कि गन्ना और गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी कर देना। दूसरा क्या सर कि कृषि संबंधित उत्पादकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक लगा को हटा देना। तीसरा क्या था सर, किसानों के कर्ज को माफ कर देना। चौथा क्या था, किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना। अगला क्या था सर कि उचित दर पर गारंटी युक्त बिजली उपलब्ध कराना। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, ये सवाल एकदम पूछने वाला है सर, ये सवाल में कोई शक नहीं है कि ये सवाल ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण सवाल है सर। ये सब सवाल एकदम एग्जाम में फंसने वाला है, ठीक है सर। आइएगा मेरे साथ बोलिएगा, हमने क्या बोला सर कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। अब मेरे साथ बोलना, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे, थैंक यू सर। आना एक नंबर में क्या था कि गन्ना, जहां बैठल है ना वहीं से बोलो, रजाइए में घुसल है तो वहीं से बोलो, हमको पता है कि तुम लोग 10-11 बजे उठबे करता है, ठीक है, लेकिन बोलो सर। कहता है गन्ना और गेहूं की सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी करना, ठीक है। अरे देखो रजाइए में घुस के पड़ेगा ना, 10 बजे उठ के मतलब उठल रहेगा, 10 बजे तुम रजाइए में घुस के बोलेगा ना तो मम्मियों को पापा सोचेगी अरे मेरा बच्चा तो रजाइए में घुस के पड़ता है, मेरा बच्चा बड़ा मान करेगा। हाँ सर, तो कुछ अपने अंदर की जो होता है ना सर वो भी दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। आना कहता है गन्ना और गेहूं की सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी करना। 2 नंबर में कृषि संबंधित उत्पादकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगा रोक को हटाना। हम तो आपको हमेशा से कहते हैं सिर्फ आप मेरा क्लास को सुनते रहिए, ऑटोमेटिकली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा घर पे सर। आना 3 नंबर में कहता है किसानों का कर्ज को माफ करना। किसानों के कर्ज को क्या करना, माफ करना सर। आएगा अगला सवाल, 4 नंबर सवाल क्या कहता है कि किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना, उचित दर पर गारंटी युक्त बिजली उपलब्ध कराना। हाँ चलिए आइएगा सर हम लोग आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। देखो ये भी सवाल जो है ना सर वो बड़ा ही मतलब काम वाला सवाल है, ठीक है। ये जो सवाल नंबर 6 है ना ये बड़ा ही गारंटी सवाल है, ये सवाल पक्का पूछता है। हाँ ये जो 6 नंबर सवाल है ना वो बड़ा ही गारंटी सवाल है। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि एकदम गारंटी वाला सवाल है सर, एकदम फंसने वाला सवाल है, ठीक है। आना क्या कहता है कि एटीएम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन पूछेगा। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, स्वचालित टेलर मशीन, ठीक है सर। मतलब जो स्वयं चलता है जिसके चलाने वाला कोई नहीं रहता है सर, वो ऑटोमेटिकली चलता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब एटीएम। कहता है सर एटीएम क्या है, एटीएम क्या है, तो कहता है सर कि 24 घंटा रुपया निकालने तथा रुपया जमा करने का सेवा
प्रदान करता है। एटीएम क्या है सर? तो ये 24 घंटा, बैंक तो सिर्फ 12 ही घंटा करता है ना, वो भी 12 घंटे नहीं करता सर, शिद्दत से 12 घंटा नहीं करता बैंक। हाँ, बैंक शिद्दत से 12 घंटे काम नहीं करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। ये जहाँ पे हमको बोलेगा सर वहाँ पे इस बात को हम बोलने के लिए तैयार है। ये बात आप भी बड़ा शिद्दत से जानते होंगे इस बात को, कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना सर। हाँ, तो इसमें बोलने की क्या बात है सर, ये जेन्युइन बात है, ठीक है। आना तो क्या बोलता है सवाल, थोड़ी सी गौर करना। कहता है 24 घंटा रुपया निकालने तथा जमा करने। 24 घंटा मतलब हमेशा। कहेगा सर मेरे तरफ तो बैंक दिन में खुलल रहता है, एटीएम तो दिन में खुल रहता है, रात में तो बंद रहता है एटीएम। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे जगह है सर जहाँ रात में एटीएम बंद रहता है। एटीएम रात में बंद होने का बहुत सारा कारण है, वो एरिया पे डिपेंड करता है सर, या फिर प्राइवेट बैंक का जो एटीएम होता है ना वो बंद कर देता है। ऐसे एटीएम बंद करने का अलाउ नहीं है सर, एटीएम 24 घंटा चालू रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर आपका अगर एरिया उग्रवादी रहा था तो बंद करे नहीं देगा रे भाई, एटीएमओ को मारेगा, 2 पैसा कुदार वाला मतलब मारेगा, 2 लात तो टूट जाएगा सर, तो पैसा निकालिए नहीं ले। लेकिन सर एक्चुअली में एटीएम में बहुत सारे सुविधाएं लगल रहता है जिससे आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। एटीएम मतलब तोड़िएगा तो सर आपको वहाँ पे इसमें एक सेंसर लगा हुआ रहता है, ठीक है, जीपीएस लगा हुआ होता है सर, बहुत सारा चीज़ एटीएम में लगा रहता है जिससे आप कहीं अगर चोरी करके भागिएगा तो भी आप पकड़ा जाइएगा, ठीक है। आइएगा, क्योंकि आप देखना एटीएम के सामने जाओगे ना पैसा निकालने, तो एटीएम में अगर आप यहाँ पर अगर मुंह ढके रहोगे ना एटीएम में पैसा निकालते टाइम, तो तुम्हारा पैसा नहीं निकलेगा। बहुत सारे एटीएम, पटना में बहुत सारे एटीएम में ये रूल है, मतलब ये ऐसा हो गया है गांव ग्राम वाला भी एटीएम में। एक्चुअली ये जेन्युइन बात है, आप यहाँ तक ढके रहोगे ना तो पैसा नहीं निकलेगा एटीएम से, इसको तुम खोलोगे तभी तुम्हारा एटीएम से पैसा निकलेगा। कहेगा सर हम तो इन्हें और कुछते रहते हैं, हम तो इन्हें साइड में रहते हैं तब वो पैसा निकल जाता है। ये अपवाद है सर, ठीक है, लेकिन एटीएम का ये रूल होता है, ठीक है। आना कहता 24 घंटा रुपया निकालने तथा रुपया जमा करने का सेवा। सर आज तक तो हम सिर्फ रुपया निकालते देखे हैं एटीएम से, रुपया तो जमा करते नहीं देखे हैं सर जी। गांव ग्राम वाला एटीएम में ना रुपया जमा नहीं होता है, पटना वाला एटीएम में जाना रुपया जमा होता है, ठीक है। आना कहता 24 घंटा रुपया निकालने तथा जमा करने का सेवा प्रदान करता है। एटीएम क्या है सर? तो 24 घंटा रुपया निकालने तथा रुपया जमा करने का सेवा प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं सर? एटीएम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एटीएम कहते हैं। कहता सर हमारा मास्टर तो पढ़ाया कि प्लास्टिक का एक ऐसा कार्ड है, वो परिभाषा होगा, ठीक है। आना 24 घंटा रुपया निकालने तथा जमा करने का सेवा प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटीएम कहते हैं। इसी का पैराग्राफ नीचे करके लिखना कि भारत में सभी व्यावसायिक बैंकों, भारत में पूरे व्यावसायिक बैंक जो अपना अपना एटीएम प्रदान करता है, भारत में सभी व्यावसायिक बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी आदि बैंक द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। ये सब बैंक जो है ना सर, वो सभी बैंक जो है वो अपना अपना एटीएम मार्केट में वो खोल के रखता है, ताकि जो मेरा बैंक का जो ग्राहक है ना वो जाकर के पैसा उस एटीएम से निकाल सके। नहीं देखो, पता है क्या, पहले हम लोग कहते थे ना कि ये हमारे पास तो एसबीआई का एटीएम है तो हम एसबीआई में जाकर हम पैसा निकालेंगे, पीएनबी में नहीं निकालेंगे, पीछा कट जाएगा। ऐसा होता था ना सर, लेकिन अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आना कहता है क्या सर, लेकिन लोग अपना मतलब बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा निकालना सुरक्षित समझता है। चलो आना अगला सवाल, सवाल नंबर 7 की तरफ आइएगा सर। कहता है बचत क्या है? ये भी सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बचत? क्या है? तो कहता है सर क्या कि हमने जो कमाया उसमें से जो हमने खर्च किया और जो पैसा बच गया वही क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। सपोज मान लो सर कि अभी हम 1 लाख रुपया कमाते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपया हम कमाते हैं पर मंथ, उसमें से सर मान लो कि मेरा 20,000 रुपया पर मंथ खर्चा है। मेरा तो खैर 10,000 15,000 पर मंथ खर्चा है सर, क्योंकि मेरा डेली का खर्चा देखोगे तो सर देखो जो चीज़ सर शिद्दत से जो मेहनत करता है सर तो वो शरीर मांगता भी है सर, और शौक भी है ना, ज़िंदगी का अपना अपना काम करता है, तो है ना। तो सपोर्टेड मान लो सर 1 लाख रुपया अगर कोई इंसान कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे हैं, कोई इंसान कमा रहा है तो छापो मरवा देगा तो लोग। आना अगर 1 लाख रुपया कोई कमा रहा है सर इंसान, तो अगर उसमें से हमारा 20,000 रुपया खर्चा हो गया तो इसमें से हमारा जो बचत हुआ वो कितना बचत बचा? तो बचत हमारा 80,000 रुपया बचा, ठीक है। कितना बचा? 80,000 रुपया बचा, ठीक है। तो बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग, मतलब जो आय मेरा था उसमें से जो हमने उपभोग किया मतलब खर्च किया उचित सामान को खरीदने में, न कि दारू पीने में। आना कहता है किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है। किसी व्यक्ति का बचत जो वो किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है। किसी व्यक्ति का जो बचत है उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है।
अब देखो, जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, बचत कहते हैं। लेकिन बचत का ये परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, अथवा आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं कि बचत आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। बचत जो है सर वो कहलाता है आय तथा उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर ही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। आप ये परिभाषा बड़ा शिद्दत से भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोला आपको, हमने बोला सर कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का हुआ भाग है। किसी व्यक्ति का बचत उसकी आय का हुआ भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। बचत जो होता है सर वो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय खर्च नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। सपोज मान लो 1 लाख में हम 20,000 रुपया घटाए थे, 80,000 रुपया आया था, ये 80,000 हमारा बचत था और ये 80,000 फिर हम फेंक देते तो ये बचत कहाँ से होता, वो भी खर्चे तो हो जाता ना। हाँ सर, तो बचत जो होता है सर वो क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का हुआ भाग जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है उसी को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग। आय माइनस उपभोग यानी जितना कमाएं और उसमें से हम जितना खर्च किए वही हमारा क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है, ठीक है, बचत कहलाता है। तो बचत जो होता है सर वो होता है हमारा आय तथा उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है, ठीक है। चलो यहां तक कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता देना मेरे यारो, आपकी सारी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। देखो सर मैं हमेशा से एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करते हो ना सर तो बड़ा शिद्दत से करना, बड़ा प्यार से करना सर। उस काम के प्रति ना सर सभी को आशा लगा हुआ रहता है। तो आपके प्रति सर, आपके सपना के प्रति ना सर आपके घर पे भी मम्मी पापा का बड़ा आशा है, तो उनके भी सपना को पूरा करना है सर। और आप एक माँ बाप का ही बेटा नहीं सर बल्कि आप पूरे देश का बेटा है, तो पूरे देश के लिए भी कुछ अच्छा करना है। तो हमेशा से कोशिश करना सर कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे, और कुछ अच्छा तभी कर पाओगे सर जब आपके अंदर विद्या प्रवेश होगा सर। ये कहता है ना, विद्या वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा सर, ठीक है। ये एक ऐसा चीज़ है जो आपसे किसी भी चीज़ को नहीं मांगता, बस आप तक आपका कीमती समय मांगता है और ये आपको वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक आप सपना में भी नहीं सोचे होंगे सर। तो शिद्दत से, प्यार मोहब्बत से पढ़ाई करो। मुझे पता है सर कि आपको कब क्या चाहिए, मैं सब कुछ देता रहूँगा, बस आप देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। और आगे सारे क्लासेस को देखने के लिए सर चैनल पर जो भी लोग नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।